देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा आज का न्यूज में बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार विधानसभा उपाध्यक्ष के नियुक्ति हुआ, कौन कौन आदमी प्रस्ताव किए, कौन कौन मनोनीत किए वो भी सुनिएगा। और दूसरे में नीतीश कुमार किस प्रकार उद्घाटन किए, यहीं से बैठे बैठे ही रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन किए। उसके बाद शिक्षा विभाग में किस तरह से नियुक्ति नीतीश कुमार किए वो भी आप लोग सुनिएगा। आइए पहले देखते हैं माननीय अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी विधानसभा में आए और प्रस्ताव किए उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का। आइए यह कार्यक्रम डायरेक्ट विधानसभा ले चलते हैं। आइए देखिए नंदकिशोर यादव अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं और बोल रहे हैं। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। बैठ जाइए। अब उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 10 के तहत उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव के संबंध में प्राप्त हुए। जो प्रस्ताव है उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। प्रथम प्रस्तावक है माननीय सदस्य विजय कुमार सिन्हा और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य प्रेम कुमार। दूसरे प्रस्तावक है माननीय सदस्य विजय कुमार चौधरी और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य सुनील कुमार। तीसरे प्रस्तावक है माननीय सदस्य श्रवण कुमार और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य जनक सिंह। चौथे प्रस्तावक है माननीय सदस्य जीतनराम मांझी और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य अनिल कुमार। पांचवें प्रस्तावक है माननीय सदस्य विजेंद्र प्रसाद यादव और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य ज्ञानेंद्र कुमार सिंह। छठे प्रस्तावक हैं माननीय सदस्य सुमित कुमार सिंह और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य अनिरुद्ध प्रसाद यादव। सातवें प्रस्तावक है माननीय सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य विजय सिंह। आठवें प्रस्तावक है माननीय सदस्य तारकिशोर प्रसाद और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य श्रीमती लेसी सिंह। नौवें प्रस्तावक है माननीय सदस्य पंकज कुमार मिश्र और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य रत्नेश सदा। 10वें प्रस्तावक है माननीय सदस्य मोहम्मद जमा खान और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य सुधांशु शेखर। और 11वें प्रस्तावक हैं माननीय सदस्य ललित नारायण मंडल और अनुमोदन करता है माननीय सदस्य रामविलास कामत। माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल हैं। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी का प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूं। माननीय सदस्य विजय कुमार सिन्हा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएं। माननीय सदस्य प्रेम कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, सर्वसम्मत है
सर्वसम्मत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मधेपुरा के आलमनगर क्षेत्र से नरेंद्र बाबू निर्वाचित होते रहे हैं। वे वक्त 1995 से जब तक हम आए सदन में, दोनों साथ सदन में आए हैं, तब से लगातार इस विधानसभा के सदस्य रहे हैं। नरेंद्र बाबू काफी विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे जनता के बीच से आए हैं। विधानसभा के सदस्य बनने के पहले वे पंचायत समिति आलमनगर के प्रमुख के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। बिहार के ग्रासरूट से निकलकर आए हुए नरेंद्र बाबू राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में राजनीति में पदार्पण करने वाले नरेंद्र बाबू हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं। कई राजनीतिक घटनाक्रमों में बदलाव हुए, परंतु आलमनगर की जनता ने हमेशा नरेंद्र बाबू के प्रति ही विश्वास दिखाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और इस नए उत्तरदायित्व का निर्वहन वे कुशलतापूर्वक करेंगे। पुनः मैं श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री, नहीं, मैं भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं। सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं, मैं भी उनको हार्दिक बधाई। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी लंबे समय से 1995 से बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर, मंत्री के तौर पर और अब पूरे विधानसभा को उपाध्यक्ष के तौर पर इनका मार्गदर्शन मिलेगा। एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में अपने सरलता के लिए जाने जाते हैं। सरल व्यक्तित्व इनका है। लोगों के बीच में सरल व्यक्तित्व के तौर पर अपने क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं इन्हें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई भी देता हूं और शुभकामना भी करता हूं कि आगे विधानसभा को पूर्ण रूप से इनका मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। माननीय श्री अकरुल इस्लाम साइन जी। अध्यक्ष महोदय, आज इनका निर्वाचन हुआ है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत बधाई देते हैं और जिस तरह से इनका व्यवहार से हम लोग प्रभावित हैं, इनके मृदुभाषी जिस तरह से रहे, जिस तरह सरल रहे हैं, बहुत बहुत इनको बधाई, बहुत शुभकामना देते हैं। महबूब आलम जी। महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय का सर्वसम्मत चुनाव के लिए मैं सदन का भी आभारी हूं। साथ साथ मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। महोदय, वो सरल व्यक्तित्व के धनी है, सहज स्वभाव है उनका। महोदय, मुझे आशा है कि सभापति के पद पर जब वो आसीन हो, उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होकर के वो निष्पक्ष भाव से जो प्रतिपक्ष के विधायकों का, जो माननीय विधायकों का जो सवाल है, उनके प्रति निष्पक्ष भाव से अपना विचार व्यक्त करेंगे और विचार व्यक्त करने का अनुमति देंगे। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्री अजीत शर्मा जी। बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय आज उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। मैं इनको दिल की गहराई से पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको धन्यवाद और शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे सदन को एक साथ लेकर चलेंगे और यह इनके स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। धन्यवाद, शुभकामना फिर से। श्री अजय कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी बहुत पुराने हैं और इनके बारे में मैं पिताजी से, जब वो विधायक थे तो मुझे जानकारी मिलती थी और मैं भी जब सदन में आया तो मैं इनको गौर से मैं देखते रहता था। इतने अनुशासित शायद ही कोई सदस्य आपको इस सदन में मिलेंगे कि जब एक बार सीट पर आ गए तो फिर इधर उधर बिना हाउस को खत्म हुए निकलते नहीं थे और इसीलिए मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि इनका पूरा अनुभव इस सदन को मिलेगा। एक सदस्य के रूप में मिला है और फिर एक उपाध्यक्ष के रूप में भी
मिलेगा, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री रामनाथ सिंह जी सीपीआई। अध्यक्ष महोदय, अभी उपाध्यक्ष के लिए जो हम पूरे सदन की ओर से श्री नरेंद्र नारायण यादव जी जो सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के लिए चुने गए हैं, हम अपने दल की ओर से और पूरे विपक्ष की ओर से उन्हें आश्वस्त करता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर बिना भेदभाव के विधानसभा का संचालन ये करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ अपने दिल की गहराई से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी करूल ईमान जी। जनाबे स्पीकर साहब, मैं अपने दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली के जनाबे नरेंद्र नारायण यादव साहब के डिप्टी स्पीकर बनने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। बहुत पहले से इनको देखा है, वैसे तो वजीर के देखा है, अपने और गैर की कोई तमीज नहीं, सब कोई अपना समझते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस कुर्सी पर भी बैठकर वो एक मिसाली किरदार निभाएंगे। और आज के इस राजनीतिक जवाल याफ्ता दौर में, जबकि राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं, ऐसे वक्त में हमारे दरमियान में ऐसे लीडरों का होना ये बड़ी बात है। हम इनके लंबी आयु की भी दुआ करते हैं और इनके तजुर्बात से सदन को नई रोशनी मिले, हम इसकी उम्मीद करते हैं। श्री महेश्वर हजारी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है। मैं आदरणीय समाजवादी नेता श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। इनके कार्यकाल में सदन शांतिपूर्ण, पक्ष विपक्ष सबको लेके चलेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र बाबू जैसे व्यक्तित्व जो समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं और इनके उस पद पर पधारण से यह सदन की गरिमा बढ़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उपाध्यक्ष के पद पे माननीय आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से इस सदन में निर्वाचन हुआ है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इनका लंबा ये राजनीतिक इतिहास रहा है और अनुभव रहा है, उसका लाभ हम लोग को मिलेगा और हमें इन पर पूरा भरोसा है। ये मृदुभाषी व्यक्ति हैं और नियम कानून से चलने वाले लोग हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनके मार्गदर्शन में हम लोग सदन को चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। श्री नरेंद्र नारायण यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं एवं मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके नेतृत्व में और मार्गदर्शन से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सम्राट के प्रति एवं
माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय विजय और के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेंद्र और के भी प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं इस पद पर आसीन करने वाले सभी प्रस्तावक एवं अनुमोदनकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन में सभी दलों के नेतागण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे सर्वसम्मति से इस पद पर चुनने का कार्य किया। मैं पूर्व उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी साहब के भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं पुनः आप सबों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस वक्त पंच परमेश्वर की एक पंक्ति याद आती है जिसमें कहा गया था कि पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन होता है और पंच के मुंह से जो वाणी निकलती है वह खुदा के मुंह से वाणी निकलती है। मैं उस आसन पर रह करके पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनकर, दोनों को साथ लेकर सदन की कार्यवाही को बढ़ाने का काम करूंगा और मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि सार्थक बहस हो, जनताओं की समस्या उठे, सरकार उसका निराकरण करे, ये मेरी इच्छा रहेगी। और संत कबीर की वो पंक्ति मुझे याद आती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आप ही शीतल होए। इतना ही करके मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद अमरेंद्र जी का है। अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन दिया है ना, तो बैठिए ना, उन्होंने कहा उठाइएगा। आप जानते हैं कि हम पढ़वा देंगे आपको, तो बैठिए, क्या है घबराने का। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। प्रश्नांकित विषय केवल इतना है कि ये किट जो है वो 6 महीने से कहना है कि उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तर बड़ा लंबा चौड़ा दिया गया है महोदय। लेकिन ये विषय स्पष्ट नहीं किया गया है कि 2023 के अंतिम छमाही में ये किट उपलब्ध था कि नहीं। बस इतना ही उत्तर है महोदय देना। माननीय मंत्री से ये जानना चाह रहा हूँ महोदय। इसमें स्पष्ट बताया गया, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 50,000 चिप्स जो है उपलब्ध थे। तो यदि माननीय सदस्य ने अपनी बात चिंता जाहिर किया कि पिछले 6 महीने में कितने उपलब्ध थे, इसकी मैं समीक्षा कराकर उपलब्ध था। श्री भीम कुमार सिंह, माननीय सदस्य श्री भीम कुमार सिंह, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, अरुण शंकर जी पूछिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन तीसरा। जी महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त है महोदय। पूरे पूछिए। और इसमें अतिक्रमण मुक्त कराने और निबंधन से संबंधित ये प्रश्न है महोदय, और ये दोनों विषय का उत्तर इसमें स्पष्ट नहीं आया है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मठ मंदिर निबंधित नहीं है उसको कब तक सर्वेक्षण कराकर, चूंकि 1905 के बाद इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ महोदय मठ मंदिरों के भूमि का, तो 1905 के बाद अब इसका सर्वेक्षण जो प्रारंभ है उस सर्वेक्षण को कब तक पूरा कराकर मठ मंदिरों के जमीन का निबंधन कराकर मठ मंदिरों का
और उसके स्वामित्व में जो भूमि है और वो अतिक्रमित है उसको कब तक खाली करवा देंगे? माननीय मंत्री विधि विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण का कार्य राजस्व विभाग के द्वारा कराया जाता है और उनके द्वारा ये सर्वेक्षण का कार्य चलाया जा रहा है। जैसे ही सर्वेक्षण का कार्य पूरा होता है, इसका मिलान कराकर इसको 3 महीने के समय के अंतराल में इसको पूर्ण किया जाए। आप तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे, हो गया तो 3 महीना समय, इतना निश्चित समय दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, इतना बेहतर जवाब के बाद क्या? मंत्री जी को धन्यवाद इसके लिए कि 3 महीने में ये महत्वपूर्ण काम अगर हो जाए तो इस राज्य का बहुत बड़ा भला हो। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय श्री ललन कुमार, उत्तर संलग्न है। उत्तर मुद्रित है माननीय अध्यक्ष महोदय। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि इन्होंने जवाब में कहा है कि स्मार्ट मीटर जहां जहां लग चुके हैं तो एजेंसी को जो बिलिंग होगा, रिचार्ज जो करेगा तो उनसे उनको कमीशन जाएगा स्मार्ट मीटर जो मीटर रीडर को। और मीटर रीडर अब स्मार्ट मीटर लगने से वो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके सामने रोजगार संकट है। ये कमीशन कैसे जाएगा? क्या तरीका उनको कमीशन जाने का? क्योंकि देखिए स्मार्ट मीटर रिचार्ज घर बैठे होता है, ऑनलाइन भी होता है, एजेंसी भी करती है, लेकिन जो स्मार्ट मीटर जो मीटर रीडर बेरोजगार हो रहे हैं स्मार्ट मीटर के लगने से, उनको ये कैसे कमीशन पहुंचेगा, ये जरा स्पष्ट कर दे सदन को। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। अस्थायी तौर पर मीटर रीडर को नियुक्त किया गया था, क्योंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है, एजेंसी को ही 5 साल के लिए ठेका दिया गया, वो अपना अलग से चयन करता, उसका जवाब है, और वो अस्थायी था। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है इसलिए उसकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर नहीं हुई, इसकी नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं। अध्यक्ष, सवाल ये है कि अब स्मार्ट मीटर रीडर, हजारों मीटर रीडर हैं जो अच्छा सेवा दिए हैं, अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन के विभाग में अच्छा काम किया, उनके सामने रोजगार की समस्या अब खड़ी हो गई है। स्मार्ट मीटर लगने सब करेगा क्या? हम सरकार सिर्फ ठेकेदारों का या संविदा पर एजेंसी के लिए तो नहीं है, सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए है। आज सरकार को किसी को ठेका दे करके, किसी एजेंसी को काम दे करके अपने जवाबदेही से सरकार पीछे नहीं हट सकती। जवाबदेही तो है। माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, जवाब नहीं, अस्थायी नहीं था, अस्थायी वो कैसा कोई नहीं था, उनको मुश्किल से 10,000 8,000 मिलता, उसी से जीवन यापन किसी तरह कर रहा था। उनके सामने काफी सोसाइटल स्थिति हो जाए, क्या करें? पूरक हम ये कह रहे हैं कि आपकी जवाबदेही है कि उन युवाओं को अब कहीं दूसरे काम में समायोजित किया जाए, या जो उसका मीटर जो उसको कमीशन जाएगा रिचार्ज का, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जिसके तहत उनको जो रिचार्ज का कमीशन जाए, उनसे कोई काम लीजिए विभाग में। हम ये चाह रहे हैं, इस पर स्पष्ट करिए। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। इनकी मांग है, मैंने कहा अस्थायी तौर पर उसकी नियुक्ति की गई थी, भुगतान किया जा चुका। अब चूंकि स्मार्ट मीटर लग रहा है, जो एजेंसी कर रही है उसकी का दायित्व है। अब सरकार के पास इस विषय में कोई विचाराधीन मामला नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक बने अध्यक्ष महोदय, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से हजारों युवा हैं सड़क पर आ रहे हैं स्मार्ट मीटर के लगने से, और आज सरकार एजेंसी के माथे उसको हम क्या, अब ये देश में उदारीकरण, भूमंडीकरण, निजीकरण के कारण ऐसी स्थिति, युवाएं सुसाइड करेंगे, 100 परिवार सुसाइड कर रहे हैं। अब बेरोजगारों को पूरक ये है कि सरकार उनको ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़े, सरकार उनको कहीं पर समायोजित करे, और समायोजित करना चाहती है सरकार, नहीं करना चाहती है हमको स्पष्ट बता दे इस पर, क्योंकि सरकार सिर्फ ठेकेदारों की जिम्मेदारी लेके नहीं बैठी है, रोजगारों की जिम्मेदारी। सरकार ने तो कहा ललन जी, सरकार तो ठेकेदार पर छोड़े। बैठ जाइए। जी। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो फिर उसका सवाल क्या कराओ? नहीं, वो योजना वो काम करते 1000% हो गया, एक बचा है, ये बता एक महोदय, ये मीटर रीडर महोदय बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, कई लोगों का तो उम्र भी खत्म हो गया है महोदय। अब उन लोगों को निकाल देना, कुछ दिनों तक काम करवाना, फिर निकाल के बाहर कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है महोदय। इसलिए उनको समायोजन करने पर विचार करती है कि नहीं, जितना जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो काम करवाया जा रहा है महोदय, वो भारी लूट हो रही है महोदय। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार
ये आउटसोर्सिंग बंद करे और उन लोगों को स्थायी नौकरी देने का काम करे महोदय। श्री मनोहर प्रसाद सिंह उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए महोदय। जो नहीं करना 6 नंबर वार्ड से कोई नहीं रहता 4 नंबर वार्ड की दूरी कुमार का नाम 1 किलोमीटर बताई गई है, यहाँ कोई नहीं जो कि उचित नहीं है, सही नहीं है। इसकी दूरी 2 किलोमीटर से कम नहीं। दूसरी बात है कि 15 दिन पहले ट्रांसफार्मर लगाया गया है 6 नंबर में, जो कि दूरी 2 किलोमीटर हो गई, और उस ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, आंशिक सुधार हुआ है। इसलिए अपेक्षित सुधार के लिए सरकार क्या उस 6 नंबर में जो स्थापित नाम से आता है तो ट्रांसफार्मर है 4 नंबर में स्थापित करना चाहती है। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय पूरी जांच कर ली गई है, सुनिश्चित है वहाँ माइक में आवाज सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर माननीय सदस्य को चिंता है तो फिर दिखवा लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसका सुधार कर दिया। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, श्री राहुल तिवारी, श्री पवन कुमार यादव राजपुरी है माननीय, ठीक है। श्री पवन कुमार यादव माननीय अध्यक्ष पूरे महोदय, पूछिए, उत्तर संलग्न है। 1.5 साल 2 साल पूर्व जो है स्वास्थ्य केंद्र के लिए टेंडर भी हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि सुदूर गांव में बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े गार्जियन हैं, किसान परिवार हैं, उनको 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र में। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जमीन अधिग्रहण कराकर उस स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता तो उस इलाके के लिए बहुत बढ़िया होता। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक कहा, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र तुरंत बने, तो अतिक्रमण है इसको हटवा कर और जिलाधिकारी से आग्रह करके कि 3 महीने के अंदर इसके पूरे अतिक्रमण को हटाकर इस जगह पर कार्य प्रारंभ कराएं। माननीय महोदय, बहुत बड़ी आश्वासन मिला है, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। स्वर्णा सिंह। अध्यक्ष महोदय, उत्तर है, पर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जी ये उप स्वास्थ्य केंद्र सिरनियाब का भवन काफी जर्जर है, ये मरम्मत के लायक नहीं है, तो इसको अगर तोड़ के नया भवन बनवाया जाए, इस पे विचार किया जाए। धन्यवाद। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि इसका भवन बहुत जर्जर है, तो मैं इनके साथ ही एक टीम भेजता हूं। यदि उसके फलाफल के बाद यदि ये लगेगा विभाग को कि इसके बावजूद बनाना जरूरत है, वैसे हमारे रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि छोटे मोटे मरम्मती जो है कराए जा सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, तो मैं इनके साथ एक टीम भेजकर पूरी इसकी समीक्षा करा लेता हूँ, उसके ऊपर निर्णय लूंगा। कुमार शैलेंद्र, श्री कुमार शैलेंद्र, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है आपका। महोदय जी, महोदय उत्तर संलग्न है महोदय। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जवाब आया महोदय कि जो ये बिल्कुल नया बसावट है और वहाँ पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। महोदय ये रिपोर्टिंग गलत है महोदय, एक बार जांच करवा लिया जाए। वहाँ पर किसी तरह लोग महोदय तार अपना खींच के जला रहा है। ये पहला मैं जो आपके विभाग के लोगों ने दिया है कि वहाँ पूर्ण रूपेण विद्युत आपूर्ति की जा रही है, तो वहाँ पर महोदय विद्युत आपूर्ति अपने से लोग लाइन पास उसके द्वारा खींच के ले रहा है अभी भी। दूसरा महोदय क्या कहा जा रहा है कि RDSS योजना अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। पूरक पूछिए। पूरक पूछ रहे हैं महोदय, पूरक पढ़ रहे हैं आप तो उत्तर पढ़ रहे हैं। नहीं महोदय, उत्तर नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा बताना पड़ता है महोदय। दूसरा कृषि विद्युत संबंधित प्रदान के लिए इन्होंने जो कृषक को लाइन कनेक्शन दिया जा रहा है महोदय, उसमें इन्होंने साफ लिखा है कि 2024 दिसंबर लक्ष्य निर्धारित। महोदय किसान आजकल इतने आधुनिक युग में अब चाहते हैं
केवल मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि क्या इतने दिन इंतजार करेंगे किसान जो दिसंबर 2024 तक कैसे वो अपना सिंचाई करेंगे महोदय? महोदय उत्तर को ठीक से इन्होंने पढ़ा नहीं है। नए बसावट में ठीक है, अभी टेम्पोररी कनेक्शन से लोग विद्युत उपभोग कर रहे हैं। आरडीएस कार्यक्रम के तहत कार्रवाई चल रही है, उसको अस्थायी किया जाएगा। जहाँ तक किसान कनेक्शन का मामला है, मैं सभी माननीय सदस्य को अनुरोध करूंगा, आवेदन लिए जा रहे हैं, सभी लोग अप्लाई करें, उसको कनेक्शन बारी से दिए। महोदय एक मिनट महोदय, पहले उनका हो जाना। माननीय मंत्री महोदय बहुत ही आश्वासन दिया है। केवल मंत्री महोदय आश्वस्त कर दे महोदय कि दिसंबर 2024 बहुत सा अप्लाई किया हुआ है महोदय, और वो जो है केवल जल्दी से अधिकारी को कह दें कि वो किसान जो खेती करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप के तहत 4,70,000 किसानों को देना है, तो कार्रवाई बारी से होगी। वक्त तो थोड़ा लगेगा, लेकिन माननीय सदस्य अप्लाई करा दें तो फर्स्ट फेज में इनका प्रयास करेंगे देने का। अजय हो गया, आपको हो गया। और माननीय मंत्री जी से मतलब जानना है कि कृषि एग्रीकल्चर फीडर के लिए या कृषि को कनेक्शन किसान को देने के लिए जो योजना ली गई जिसके बारे में आप बता रहे हैं, क्या बिहार के किसानों को इसकी जानकारी है? जहां तक मुझे पता है कि विभूतिपुर में सर मेरा क्वेश्चन तो पूरा हो जाना। मेरी बात सुन लीजिए, आप माननीय सदस्य हैं, अखबार में भी विज्ञापन दिया जा चुका है। आप माननीय सदस्य भी सभी लोगों को बताइए, मदद कीजिए, हमारी ये अपेक्षा है। मेरा सवाल तो पूरा हो जाने देते सर ना। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि जिस रूप में सरकार किसानों के प्रति गंभीर है, कितने किसान अखबार पढ़ते हैं सर? क्या इसके लिए सरकार को स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार की योजना बना करके सभी किसानों का कैंप लगा करके करने की विचार रखती है कि नहीं? सो हमारा कहना है। कैंप का आयोजन किया जा रहा है, आपसे भी निवेदन है कि उसमें मदद करिए। सभी माननीय सदस्य भी मदद करें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। श्री नीतीश मिश्रा उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, लगाया जा रहा है ये कहा उन्होंने, लगाया जा रहा है ये कहा है, आप क्या नहीं किया होगा, पहुंच जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूर्णतः मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है। सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि पूरे बिहार में मात्र 73 शव वाहन है, और 2016 में एक सर्कुलर का जिक्र किया गया है जिसमें बताया गया है कि सिविल सर्जन को और अन्य वैसे संबंधित पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि अगर शव वाहन उपलब्ध नहीं है तो वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको वहां पर शव वाहन उपलब्ध कराना है। हम सब अपने अपने क्षेत्र में आए दिन देखते हैं कि सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, वही पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये सरकार ने कहा है कि पीएचसी या सीएचसी में ये देने की अभी कोई वर्तमान में कोई योजना नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में सीएचसी और पीएचसी हम लोग के यहाँ कार्यरत हैं, अनुमंडल अस्पताल भी हैं। मेरा आग्रह होगा, क्योंकि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत विचित्र स्थिति होती है, शव को पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए पूरा अध्यक्ष महोदय यही है कि सरकार से मेरा आने वाले समय में जैसे हम एम्बुलेंस की व्यवस्था देते हैं, या तो अनुमंडल अस्पताल तक हम एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं, या इस सर्कुलर को 8 वर्ष के बाद समीक्षा करके पुनः एक निर्देश जारी हो कि जिन अनुमंडल अस्पतालों में एम्बुलेंस शव वाहन उपलब्ध नहीं है वहां किराए पर ले। बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी किराए के वाहन लेते हैं। सुझाव भी है, आग्रह भी है, और प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि आने वाले समय में सरकार योजना बनाना चाहेगी कि शव वाहन अनुमंडल अस्पताल तक जरूर करे अगर सीएचसी पीएचसी में कठिनाई है। माननीय मंत्री स्वास्थ्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि इसको नीचे लेवल तक अनुमंडल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसको उपलब्ध कराया जाए, इसकी समीक्षा कर लेता हूँ। इसकी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर सरकार निर्णय लेगी। करूल ईमान। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है पूरा। जी सर, और मैं शुक्रगुजार हूं कि माननीय मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बाध्यता है हमारी कि हम अपने एक प्रश्न में बहुत ज्यादा गांव का तस्करा नहीं कर सकते। हमने इसमें बिजलिया का और हजरिया का मामला उठाया है, लेकिन मेरे दोनों प्रखंडों में जिस तरह से मामला लंगरा टोली का है, रसेली, सिरसी, बनगामा, सिमलबाड़ी,
क्या इन सभी गांवों का समीक्षा किए हैं? 2023 और उससे पहले जिन लोगों के घर कटे हैं उनको राशि नहीं मिली है, क्या उनकी समीक्षा करते हुए तमाम तर लोगों को, चूंकि सरकार संवेदनशील है, गंभीर मंत्री जी हमारे हैं, और सर एक शब्द कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, और हमारे यहाँ दोनों प्रखंड में लगभग 2500 लोग अब तक वंचित हैं। माननीय मंत्री उसको कब तक दिलाएंगे? माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो था महोदय उसको उत्तर दे दिया गया है और राशि भुगतान महोदय कर दी गई है, और प्रभावित परिवारों को क्षति की राशि प्रति झोपड़ी 8,000 रुपए की दर से भुगतान दिनांक 22/24 कर दिया गया महोदय। इसके अलावा चर्चा जो महोदय की है जाकर के प्रश्न में है नहीं, अलग से लिख के दे दें, अभी जांच करा करके निश्चित तौर पर प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। एक तरह से उसमें पक्का के कुछ मकानात हैं सर, पक्का मकान वालों को भी झोपड़ी का पैसा दिया जाएगा, लिख के जो होगा सरकार के नियम के अनुसार मिलेगा, वो प्रावधान होगा, सब लिख के मुझे दे दें। ठीक, जांच करा करके समाधान करा। ठीक, धन्यवाद। रामवृक्ष सदा जी नहीं है, श्री समीर कुमार महाशय उत्तर जवाब आया हुआ है सर। माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग महोदय, पढ़ दीजिए उत्तर इनका। उत्तराखंड एक जवाब आया हुआ आ गया, जवाब आ पूरा गया पूछिए। मेरा ये कहना है सर, स्पेसिफिक मधुबनी जिला के लिए हमने पूछा था, और निश्चित तौर पे आपदा के मामले में वहाँ पे जो हमारा चिन्हित है पंडौल 2 ब्लॉक है हमारा, दोनों में लगभग 700 से 800 एकड़ जमीन ज्यादा अतिवृष्टि से हमेशा जल प्लावित रहता है। मुख्य कारण है बगल में NH गया है, अब बगल में रेलवे ने एक ट्रैक अपना बना दिया शेड, तो नेचुरल पानी निकल ही नहीं पाता है। थोड़ा भी पानी आता है तो 700 से 800 एकड़ जमीन जल प्लावित रहता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो वही अस्थायी समाधान के लिए क्या विचार कर रही है इस महोदय? बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रसिद्ध कार्मिक विषय के सहयोग से मधुबनी जिला के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है। प्रासंगिक जिला आपदा प्रबंधन योजना में मधुबनी जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र के आपदाओं का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। किसी भी आपदा के सब तैयार एक्शन प्लान के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि संरक्षण चाहिए, लगातार 5 वर्षों से 5 वर्षों से लगे हुए हैं। पूरक यही है कि हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पंडौल विधानसभा क्षेत्र में 600 से 700 एकड़ जमीन, थोड़ा भी पानी होता है तो जल प्लावित होता है, उसका अस्थायी समाधान करें महोदय। कब तक करेंगे? अधिकारियों को टीम भेज के जांच करा देते हैं महोदय, और समाधान करा दिया जाएगा। डीएम का तो रिपोर्ट आया है, तो डीएम का रिपोर्ट आया है, हर एक बार समीक्षा की जाती है, हर एक बार पानी रहता है। दैट्स द रीजन हमने कहा। श्री पवन कुमार यादव, ऐसा समीर महाशय जी समीर जी ऐसा नहीं कहिए, इसके पहले आप ही थे, ऐसा नहीं कहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सरकार है, पूरा पूछिए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत हाई मास लाइट अधिष्ठापन की योजना मार्गदर्शिका में शामिल किया जाए तो क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। कहे कि जो भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाते हैं, पवन जी पूरक माननीय महोदय ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ सदन से ये पारित हो जाए कि माननीय विधायक भी कहीं सार्वजनिक जगह पर हाई मास लाइट लगाने के लिए हो जाए। इससे क्षेत्र की जनता को काफी अच्छा रहेगा। करिए आप पहले पवन जी का हो जाए, पूरा पूछिए पवन जी। आग्रह और निवेदन है सदन से कि ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हाँ माननीय मंत्री महोदय, सरकार द्वारा पंचायती राज के द्वारा पंचायत विभाग के द्वारा हर चौक चौराहे पर किया जा रहा है, इसलिए माननीय विधायक के पहले सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना, पहले जब अरे उत्तर तो सुनिए। माननीय विधायक के फंड में करने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन माननीय सदस्य का की जब मांग है तो विचार करेंगे। देखें, चलिए सरकार विचार करेगी। हो गया माननीय महोदय जी, ये सभी माननीय विधायकों के लिए बहुत बढ़िया होगा, कहे कि जनता जाने से घेरती है और कहती है कि देखिए सार्वजनिक जगह पर लाइट नहीं है। पवन जी सरकार विचार करेगी, कहा सरकार। जी धन्यवाद। श्री राहुल तिवारी
श्री केदार प्रसाद गुप्ता हो गया, नहीं आपको पहले हो गया। अच्छा जो पहले हो गया श्री केदार प्रसाद गुप्ता, उत्तर मिला ना आपको? नहीं, किसी कारणवश उत्तर नहीं मिल पाया, नहीं देख पाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि समाहर्ता मुजफ्फरपुर के भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन की मांग विभागीय पत्रांक 137 दिनांक 23/2/2024 द्वारा की गई है। भूमि उपलब्धता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण राशि उपलब्ध कराने के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में कराया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में होगा। अध्यक्ष महोदय, खरौनाडीह से शहर 30 किलोमीटर है और पुरानी PSC CSC वहाँ से 30 किलोमीटर है। वहाँ की जनता को काफी दिक्कत होता है। तो कर रही सरकार। ये माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है जितना जल्द हो करा दें। 1 महीना बाद अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है। धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय मंत्री। उत्तर संलग्न पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूँ, ये भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि भुगतान किया जा रहा है। यदि कोई स्पेसिफिक इनको कोई जानकारी हो उपलब्ध करा देंगे, उनको तुरंत समीक्षा करके उपलब्ध करा। ठीक है सुधांशु जी। धन्यवाद मंत्री जी। जी अब्दुल रहमान पूछता हूँ, उत्तर संलग्न पूरक पूछिए। उत्तर ये सर सही नहीं, हमने सहायक अभियंता को सिर्फ अररिया ही में क्यों पोस्टिंग किया गया, जबकि वहाँ कार्यपालक अभियंता पूरे बिहार में कहीं नहीं है। सिर्फ वहाँ पर सहायक अभियंता को बहाल कर दिया गया। लोगों को काम कराने में काफी दिक्कत हो रही है। वो चोर नहीं बल्कि डाकू है, वो उसको निकाल के देखा जाए। हमने सभी मंत्री को मुख्यमंत्री को लिख के दिया गया है और हमारे विजेंद्र बाबू को भी लिख के दिया गया। कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही 3 साल से। माननीय मंत्री योजना कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। माननीय मंत्री योजना में विकास विभाग कर दिया जा चुका है महोदय, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ उसको हटाया जाए सर। बैठा जाए। माननीय मंत्री क्या कहे? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी योजना में विकास विभाग, ठीक है। कब तक हटाया जाएगा हुजूर से? हो गया ना, हटाने का काम सरकार करती है, हम दोनों करते हैं। श्री दिलीप राय उत्तर संलग्न पूरक पूछे। क्या होगा? उत्तर नहीं मिला। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग दिलीप राय जी का। हमारा जो दिल आत्मा में हम कह देता हूँ सही रहता। दिलीप राय जी का बताइए। उत्तर पढ़ दीजिए, उनको उत्तर नहीं मिला। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसर प्रखंड के कुम्मा पंचायत के वार्ड संख्या 6, 8 एवं वार्ड संख्या 2, 11 KV 100 फीडर से जुड़ा है, जिनके जर्जर एवं 481। तो हमने कहा कि नहीं भाई, इसकी संख्या बढ़ाना चाहिए, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। और अब तो समझ लीजिए कि उसको किए अब 1,10,000 पुलिस बल कार्यरत है और 21,391 रिक्त पदों पर नियुक्ति चल रही है। बाकी और भी चल रहा है, तो हमने तो तय कर दिया है कि उससे भी ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कार्यक्रम मतलब बिहार में प्रथम बार हो रहा है और वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया है। फिजिकल के टाइम से ही हम लोग वेट करते थे, मेरिट बनेगा उसके बाद मुख्यमंत्री जी हम लोग को नियुक्ति पत्र देंगे। स्वागत है कुछ से किया गया। श्री दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जी का स्वागत हरित से किया गया। मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुभानी जी का स्वागत। इनका स्वागत नहीं करिएगा, तुरंत करा DGP साहब का स्वागत हरित वृक्ष से करने के लिए। अब मैं स्वागत संबोधन के लिए श्री विनय कुमार अध्यक्ष प्रबंध निदेशक से अनुरोध करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में
उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का स्वागत करता हूं। माननीय परिवहन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव बिहार, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, डीजीपी महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। महोदय, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम वर्ष 1974 से कार्यरत है। 2008-9 में निगम का टर्नओवर मात्र 8 करोड़ रुपए था। निगम अपने कर्मियों को वेतन भी नहीं दे पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहल कर इसे परिसमापन की सूची से बाहर निकाला गया। पिछले वर्ष निगम का टर्नओवर 339 करोड़ रुपया था, जो 2008-9 की अपेक्षा 42 गुना था। इस वर्ष 500 करोड़ टर्नओवर रहने की संभावना है। 2008 से अब तक निगम 42.40 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। वर्तमान में निगम कुल 2750 करोड़ रुपए की योजनाओं पर कार्य कर रहा है। विगत 3 वर्षों में 5 पुलिस केंद्र, स्वाभिमान बटालियन सहित 373 थाना ओपी की स्वीकृति दी गई है। 545 पुराने थाना एवं ओपी तथा 25 पुलिस केंद्रों में 540 करोड़ रुपए की स्वीकृति महिला पुलिस बैरक के निर्माण के लिए दी गई है। 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा 28 चलंत विधि विज्ञान इकाई तथा 11 विशेषीकृत इकाइयों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त भवन के निर्माण के लिए भी स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2008 से अब तक 610 थाना एवं ओपी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। निगम के द्वारा 327 थाना एवं ओपी भवनों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। अगले वर्ष तक सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। नवगछिया पुलिस केंद्र का निर्माण पूर्ण हो गया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। शेखपुरा एवं किशनगंज पुलिस केंद्र का निर्माण अंतिम चरण में है। अररिया पुलिस केंद्र के निर्माण के लिए निविदा अवार्ड कर दिया गया तथा कार्य काफी जोर शोर से प्रारंभ किया गया है। गोपालगंज पुलिस केंद्र के निर्माण के लिए टेंडर अवार्ड हो गया है तथा शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंतर्गत कार्य प्रारंभ होगा। मधुबनी एवं मधेपुरा पुलिस केंद्र निर्माण के लिए निविदा प्रकाशित है तथा 1-2 सप्ताह के अंतर्गत निविदा का निर्णय हो जाएगा। बगहा पुलिस केंद्र के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। सभी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा संयुक्त भवन तथा जिला चलंत विधि विज्ञान इकाई के लिए भवनों का कार्य काफी तेजी से प्रगतिशील है। वर्ष 2005 से निगम एमसीए के वेबसाइट पे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस लंबित थे। निगम में एक पूर्णकालिक कंपनी सेक्रेटरी की पदस्थापना कर एमसीए के सभी कॉम्प्लायंसेस को पूरा कर किया गया है। निगम अब एमसीए की वेबसाइट पे पूरी तरीके से दृष्टिगोचर हो रहा है। निगम की प्रतिबद्धता है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित की जाए तथा पुलिस की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में महती भूमिका निभाई जाए। पुलिस की आधारभूत संरचनाओं के लिए जितने सारे क्रिटिकल गैप्स है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सभी थाना परिसरों, पुलिस केंद्रों की डिजिटल मैपिंग की गई है तथा क्रिटिकल गैप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उस पर कार्य किया जा रहा है। जैसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में 540 करोड़ की लागत से महिला बैरक्स के निर्माण की स्वीकृति मिली है और कार्य प्रारंभ किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में पुलिस हाउसिंग, जो थाने में पुलिस पदाधिकारी पदस्थापित है, उनके लिए एलएस क्वार्टर और यूएस क्वार्टर के निर्माण की कार्रवाई टेकअप की जाएगी। इसके अलावा लगभग 5 लाख के करीब भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहाली भी और रोजगार भी 5 लाख का। लेकिन बाकी भी हम लोग 1-1.5 साल के अंदर हम लोग पूरा कर देंगे ताकि सब लोगों की बहाली हो जाए। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में विभिन्न साधनों एवं तकनीकों के इस्तेमाल के उपरांत इतनी शीघ्रता से रिजल्ट जारी करने तथा इतनी पारदर्शिता के साथ काम को परिणामतः लाने के लिए हम सभी प्रशिक्षुओं के ओर से बहुत बहुत दुरुस्त करेंगे। एक एक गांव से सड़क को जोड़ेंगे और अब तो हमारा 7 निश्चय, उसमें कुछ गांव के टोले होते हैं
उनको भी पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं। 6 घंटे में बिहार के किसी इंटीरियर इलाके से चलकर पटना राजधानी पहुंचा जा सके, लक्ष्य रखा। वो लगभग वो लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया 5 घंटे का। अब उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, अनावश्यक श्रेय क्रेडिट लेने की जो होड़ चली, ये कौन नहीं जानता कि नियुक्तियां किसके समय में हुई। और हम लोग एनडीए में थे महोदय, एनडीए की जब हुकूमत बनी थी 2005-6 में, तो 4 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ये कौन भूल जाता है महोदय। इनसे पहले मैं शिक्षा मंत्री का प्रभार, मतलब शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था। उस समय लगभग 50,000 नियुक्तियां हुई। और बीपीएससी से नियुक्ति की बात का जो ये श्रेय लेना चाहते हैं महोदय, हम आज आसन के माध्यम से सदन को और बिहार की जनता को पूरे जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि जब नियुक्ति हो रही थी तो ये शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा मंत्री थे जरूर, लेकिन नियुक्ति तब संभव हो पाई जब ये दफ्तर जाना भी छोड़ दिए, तभी नियुक्ति हो पाई। जब तक जाते रहे तब तक नियुक्ति में अड़चने आती रही। इसलिए महोदय, ये सब लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के रूप में अब हम कुछ तो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन खामखा उन्होंने मुंह में उंगली डाल के बार बार मेरा नाम लेके, मुख्यमंत्री जी का नाम लेके। और महोदय, यह मैं आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को बिल्कुल स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी से शिक्षकों के प्रतिभावान या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के परामर्श पर उस समय शिक्षा विभाग लिया था, जब शिक्षा विभाग का प्रभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।